नमस्कार दोस्तों। अपन विज्ञान के इससे पहले के टॉपिक के अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा था। उस टॉपिक को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। आज अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो अभिक्रिया जैसे अपन देखते हैं, अपन ने जिस समय रासायनिक समीकरण देखा था तो उस समय अपन ने देखा था कि विभिन्न प्रकार के अपन जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं। मिलाने पे नए पदार्थ का निर्माण होता है। और उस समीकरण को लिखने की अपन ने विभिन्न प्रकार के चरण देखे थे और विशेषता देखी थी समीकरण की। फिर अपन ने उसकी कुछ कमियां देखी थी। आज उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, यानी जिसको अपन कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की घटना होती है जो घटित होती है, उनको अपन एक अणुसूत्र के रूप में या उसके प्रतीक के रूप में लिखते हैं, जिसको अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन पहली अभिक्रिया देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है और मैंने तुम्हें बताया भी था कि अपन किसी भी चीज़ को पढ़े तो पढ़ने के लिए अपने को जो चीज़ लिखी हुई है, जो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द के ऊपर अपने को जोर देना है। अगर शब्द के ऊपर अपन जोर देंगे तो उसका अर्थ है जो अपने आप अपने को मालूम हो जाएगी। नाम लिखा हुआ संयोजन। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम युगात्मक अभिक्रिया भी होता है। अब इसके अंदर भी उसका अर्थ आ गया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अभिकारक होते हैं जो आपस में जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ के अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये इस संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी। तो संयोजन अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे? इसको अपन एक शब्द के अंदर देखें तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है जो जुड़ के क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे अपन देखें, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी और नया उत्पाद अपने पास से प्राप्त हुआ CO2। अब अपन ने जिस समय समीकरण लिखा था उस समय देखा था कि अपन इस तरफ अभिकारक लिखते हैं और इस तरफ अपन उत्पाद लिखते हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब अपने को पूछे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है जो जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अपने पास में अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपन अपघटनीय भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटनीय अभिक्रिया। अब ये इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। जैसे अपन ने देखा था कि संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया, अब इस परिभाषा को अपन क्या कर देंगे? इसका उल्टा लिख देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यहाँ पे अपन उत्पाद नहीं लिखेंगे, एक अभिकारक लिखेंगे। अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक
टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको अपन कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। संयोजन का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन वियोजन के कुछ प्रकार होते हैं। तो वियोजन के प्रकार के अंदर अपन पहली अभिक्रिया देखते हैं विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, अपन किसी यौगिक के अंदर क्या दे, विद्युत दे, और विद्युत देने पे वो क्या हो जाए, टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तो उसको अपन कहेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे अपन देखते हैं अपने पास में एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है जल। अब अपन जानते हैं कि जल है जो दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक तो एस से और एक है O से, यानी जल का निर्माण होता है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के मिलने से होता है। अब अपन क्या करें, एक जल के अंदर यानी गलित अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है, यौगिक है, गलित यौगिक के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें। गलित यौगिक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो विद्युत अपघटनीय अपन किसे कहेंगे, अगर गलित अवस्था में अपने पास में कोई यौगिक है और उसके अंदर अपन क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वो क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अणु के अंदर टूट जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय का मतलब अपन ने देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपन दो या दो, एक अभिकारक है जो टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको अपन अपघटनीय कहते हैं। अब विद्युत अपघटनीय अपन किसे कहेंगे कि किसी के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो दो या दो से अधिक अणुओं में टूटता है, तो उसको अपन कहेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे अपने पास में जल है, क्या है, जल है। अब इस जल के अंदर अपन क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो जल है जो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसको अपन कहेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे इस चीज़ का अपन क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान पढ़ने वाला वैज्ञानिक होता है। अपने घर में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए अपन क्या क्रियाकलाप करेंगे, तो क्रियाकलाप के बारे में अपन जानेंगे। अपने घर में जैसे बीकर होता है, क्या होता है, बीकर। उस बीकर के अंदर अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया देख रहे हैं अपन। बीकर लिया, इसके अंदर अपन ने जल भरा। जल भरने के बाद में इसके अंदर अपन दो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अगर कार्बन के इलेक्ट्रोड अपने को नहीं मिले तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में सूखे सेल होते हैं, शुष्क सेल, उस शुष्क सेल को तोड़े और उसके अंदर जो कार्बन की छड़ आती है उस छड़ को लेके यहाँ पे लगाए। लगाने के पश्चात यहाँ पे अपन इसको एक विद्युत परिपथ से जोड़ दें, और जोड़ने के पश्चात अपन देखेंगे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें, और इन दोनों के ऊपर अपन क्या कर दें, उल्टी परत नली लगा दें। तो अपन जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपन जानते हैं कि जल है जो H2O से बना है, यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो जल है जो क्या होगा, टूटेगा, और टूट के दोनों परत नली के ऊपर, एक के ऊपर ऑक्सीजन जमा हो जाएगी, एक के ऊपर हाइड्रोजन जमा हो जाएगी। ये होता है विद्युत अपघटन। अब अपन अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में जान रहे हैं, और अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर अपन ने देखा पहला विद्युत अपघटन, यानी किसी द्रव के अंदर, गलित अवस्था के अंदर जो द्रव होता है उस द्रव के अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो है जो क्या हो जाता है, दो अणुओं में टूट जाता है, उसको अपन विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। फिर अपन देखते हैं दूसरी अपघटनीय अभिक्रिया का दूसरा रूप। अपघटनीय अभिक्रिया का दूसरा रूप ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत अपघटन में अपन ने देखा था विद्युत देने पे टूटता है, अपघटन का मतलब टूटना है। अब अपन देख रहे हैं ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब है कि अपन किसी यौगिक के अंदर क्या दे, ऊष्मा दे, और वो दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए, तो उसको अपन कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मा देने पे दो या दो से
अधिक अणुओं में टूटना। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। जैसे अपन देखते हैं अपने पास में CaCO3 होता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या करें? ऊष्मा दें। अपन जिसमें समीकरण लिखने के चरण देखे थे उस समय देखा था कि अब किसी को ऊष्मा देते हैं तो उसको अपन तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। 473 केल्विन अपन इसको क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। तब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2 के अंदर टूट जाता है। यानी एक था जिसके कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। तो ये तो हो गया अपघटन। फिर अपन ने इसको क्या दी? ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पे टूटा तो इसको अपन कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। अब अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरी चीज अपने के पास में प्राप्त हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहलाता है अपना ऊष्मीय अपघटन। तीसरा अपन देखते हैं अपघटन का प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, प्रकाशीय का मतलब प्रकाश देने पर। अगर किसी यौगिक को अपन क्या दे? प्रकाश दे तो वो टूट जाता है, तो उसको अपन कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय देखते हैं अपन कि अपने पास में 2HBr है और इसको अपन क्या देंगे? प्रकाश देंगे तो ये H2 प्लस Br2 के अंदर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड था जो हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन के अंदर बदल जाता है। तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ऊष्मा देने पे हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। यह होती है अपनी अपघटनीय अभिक्रिया। फिर अपघटनीय अभिक्रिया के बाद अपन चलते हैं तीसरी अभिक्रिया अपने पास में होती है विस्थापन अभिक्रिया। कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है विस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया अपने पास में है विस्थापन अभिक्रिया, यानी नाम के अंदर इसका अर्थ है विस्थापन। जैसे अपन कहते हैं कोई लोग होते हैं जो अपने यहाँ अपनी जगह होती है उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं विस्थापित है। तो विस्थापन का मतलब होता है जगह छोड़ना। क्या मतलब होता है? जगह छोड़ना। तो अपन विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तो एक, जैसे अपन देखते हैं कि एक के साथ में होते हैं, एक अभिकारक होता है, उसके परमाणु या परमाणु का समूह होता है, जो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित करना, विस्थापित करना। अपन देखा विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा के अंदर एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। उसको अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास में एक रासायनिक समीकरण अपन देखेंगे तो उसमें अपन देखते हैं जैसे अपने पास में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, जो Zn के साथ में अभिक्रिया करता है जिंक के साथ में। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अपन किसके साथ में करवाते हैं? जिंक के साथ में करवाते हैं। तो अपन देखते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा
सल्फेट है जो जिंक के साथ में जुड़ जाता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो अपने पास में ये पदार्थ बनता है प्लस Cu, यानी जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी इसका कारण क्या था, अब अपन देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर कॉपर था, इसमें से सल्फेट था जो जिंक के साथ में क्यों जुड़ा। तो इसके लिए अपन देखते हैं कुछ तत्व होते हैं उनकी सक्रियता श्रेणी। अपन देखते हैं कुछ तत्व होते हैं जो अधिक सक्रिय होते हैं और कुछ होते हैं जो कम सक्रिय होते हैं। तो अधिक सक्रिय जो तत्व होता है वो कम सक्रिय तत्वों में से उसके जो समूह होते हैं उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब अपन ने देखा यहाँ पे कॉपर था जिसकी तुलना में जिंक है जो अधिक क्रियाशील है, इस कारण क्या हो जाता है, इसमें से विस्थापित हो जाता है। ये हो जाती है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन और देखते हैं, एक होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, यहाँ पे अपन ने केवल विस्थापन देखा, यहाँ पे अपन द्विविस्थापन देखेंगे। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित करना। अब अपन देखेंगे द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन के अंदर क्या होगा, वैसे द्विविस्थापन के अंदर अपन ये भी कह सकते हैं कि आयनों का आदान प्रदान भी कह सकते हैं। और दूसरा अपन देखेंगे कि यहाँ पे एक हुआ था, तो अपन देखेंगे कि दोनों परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन। यहाँ पे अपन ने देखा कि एक अभिकारक के एक परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन, और द्विविस्थापन के अंदर अपन देखेंगे दोनों परमाणु या परमाणु के समूह होंगे जो क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो अपन देखेंगे कॉपर सल्फेट है जिसकी अपन अभिक्रिया करवा देते हैं 2NaOH से, ठीक है। तो अपने पास में जो पदार्थ बन जाता है वो बन जाएगा Na2SO4। तो अपने पास में बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा बन जाएगा अपने पास में सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि कॉपर था, इसके साथ सल्फेट था, सोडियम था, इसके पास OH था, हाइड्रोक्साइड था। हुआ क्या, कॉपर इसके साथ में जुड़ गया और सल्फेट था तो इसके साथ में जुड़ गया। ये कहलाती है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर अपन आगे चलते हैं, तो कुछ अभिक्रिया होती है जो तीव्र होती है और कुछ अभिक्रिया होती है जो मंद होती है। मंद यानी धीमी और तीव्र यानी तेज। तो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी चीज़ को अपन देखेंगे तो उसका नाम के अंदर अर्थ है। तो पहली अभिक्रिया अपन देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया यानी सभी का अर्थ है जो उसके नाम के अंदर दिया हुआ है, केवल अपने को उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी दुनिया के अंदर कोई चीज़ असंभव नहीं है। जैसे अपन देखते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े अपने जो इतिहासकार हुए, तो वो हर बार असफल हुए हैं। जैसे अपन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बात करें, तो अब्राहम लिंकन अपने जीवन के अंदर कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वैसे अपने कहा भी जाता है कि डर गया सो मर गया, यानी अपने किसी चीज़ से डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। तो अपन किसी भी चीज़ को, असंभव को संभव कर सकते हैं, क्योंकि अपन मानव है। भगवान की सबसे अच्छी कृति है वो है मानव, यानी जो चीज़ भगवान ने मानव के अंदर बनाई है, ये कृति किसी के अंदर नहीं बनाई। ऐसी कृति भगवान ने इस पृथ्वी पे किसी को नहीं बनाया। तो अपन कुछ भी तय करें तो वो चीज़ अपन संभव कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं तीव्र, यानी नाम के अंदर इसका अर्थ है। अर्थ कहाँ पे है, नाम के अंदर। तो तीव्र अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पे, अभिकारकों को मिलाने पर तेजी से संपन्न
होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पे तेजी से संपन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम आयनिक अभिक्रिया भी है। तो इसको अपन अब अपने को पूछे आयनिक अभिक्रिया पूछे तो भी यही है। इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अपन देखें जैसे NaOH है और इसके साथ में अपन क्या मिला दे? HCl मिला दे। क्या मिला दे? HCl। तो ये अभिक्रिया बहुत तीव्रता से संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीव्रता से संपन्न हो जाएगी। अब तीव्र अभिक्रिया है जो अपन ने देखा कि अपन ने एक चीज़ मिलाई NaOH और एक चीज़ मिलाई HCl। तो NaOH को अपन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षार है। दूसरा अपन HCl देखते हैं जो अम्ल है। ऐसी अभिक्रिया प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य होती है और इसके द्वारा जो उत्पाद बना NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं मंद अभिक्रिया। नाम के अंदर अर्थ है, नाम के अंदर अर्थ है। और ये अभिक्रिया अपन देखते हैं तीव्र अभिक्रिया, ये 10 की घात 10 सेकंड के अंदर संपन्न हो जाती है। इतनी तीव्र होती है। जैसे ही अपन अभिकारक और उत्पाद को दोनों अभिकारकों को मिला देंगे तो ये क्रिया एकदम बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। दूसरी अपन देखते हैं मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब होता है धीमा। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे, महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे, महीने या कई वर्ष लग जाते हैं उसको अपन कहते हैं मंद अभिक्रिया। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे अपन मंद अभिक्रिया। जैसे अपन देखते हैं एक जैसे लोहे पे जंग लगता है, लोहे पे जंग लगता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है मंद अभिक्रिया। जैसे अपन ने लोहा लाया और उस लोहे को अपन ने रख दिया, रखने के पश्चात अपन देखते हैं कई महीनों तक पड़ा रहता है, कई सालों तक पड़ा रहता है, तब जाके उस पर जंग लगती है, तो उस अभिक्रिया को अपन कहेंगे मंद अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का अपन समीकरण देखें तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O। ठीक है। अब जैसे अपन ने देखा लोहे के ऊपर जंग लगता है जिसको अपन संक्षारण कहते हैं। तो लोहा है जो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो इसके द्वारा इस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। इसको अपन कहेंगे मंद अभिक्रिया। ये होता है जंग का रासायनिक सूत्र। ये कहलाती है अपनी मंद अभिक्रिया। फिर अपन देखते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया अपन देखते हैं अनुत्क्रमणीय। अगर जो मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवश्य पता चलेगा। तो उसमें अपन ने देखा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया उससे कहते हैं, जिस अनुत्क्रमणीय अपन किसे कहेंगे? जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसको अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और ये एक ही दिशा में होती है। उसको अपन कहेंगे
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अपन देखते हैं C+O2, इससे अपने CO2 बन गया, कार्बन तथा ऑक्सीजन को अपन ने मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब अपन चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड से वापस अपन कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, उसको अपन कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर अपन देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखा, अब उसको अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे कहेंगे जो दोनों दिशा में होती है, दोनों दिशा में होती है। अब अपन ने देखा कि जैसे अभिकारक से क्या बना? उत्पाद बना। अब उत्पाद को अपन उन्हीं परिस्थिति के अंदर वापस अभिकारक बना सकते हैं। तो इसकी परिभाषा अपनी हो जाएगी कि अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात उन्हीं परिस्थिति में उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्या किया? अभिकारक से उत्पाद बना। अब उत्पाद जो बना है उससे अपन वापस क्या बना सकते हैं? अभिकारक बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का अपन समीकरण देखें तो N2 है, जिसको अपन 3H2 के साथ में क्रिया करवाएंगे तो अपने पास में, अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अपन इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। तो अपने पास में 2NH3 बन जाएगा। अब अपन 2NH3 से वापस क्या कर सकते हैं? ये बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर अपन देखते हैं अपचयन तथा उपचयन, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो जैसा नाम के अंदर अर्थ है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगली अभिक्रिया अपने पास में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? योग होता हो। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जैसे 2Mg+O2, तो अपने पास में जो चीज़ प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 2MgO, ऑक्सीजन की जो इसके साथ में जुड़ गई। फिर अपन देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 की कमी हो व H2 की वृद्धि हो, उसको अपन कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे 2MgO, इससे अपने पास में जो चीज़ प्राप्त हो जाएगी वो Mg+O प्राप्त हो गया। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। फिर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक आती है अपने पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन देखें Zn+CuSO4, अपन ने जो विस्थापन में देखा था तो ZnSO4 अपने पास से प्राप्त हुआ, फिर अपने पास में Cu प्राप्त हुआ। अब अपन देखेंगे एक चीज़ तो ये हुई है अपने पास में और एक चीज़ हुई है अपने पास में ये, यानी इसके अंदर था
जो क्या होगी, कमी होगी, तो इसको अपन कहेंगे अपचयन, और इसके अंदर क्या होगी, O2 की वृद्धि होगी, तो इसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जो अपने इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है। कई बार रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में और अगली अभिक्रिया होती है जो हर बार परीक्षा के अंदर आती है, और उस अभिक्रिया का अपने दैनिक जीवन के अंदर खूब महत्व भी है। उस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में अपन देखें, जैसा मैंने बताया कि नाम के अंदर उस चीज का अर्थ होता है उदासीन, यानी न्यूट्रल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। जैसे अपन देखिए गाड़ी होती है अपने पास में, और उस गाड़ी के अपन जैसे गियर लगाते हैं, अगर गियर अपन 1 नंबर लगाए या कोई भी नंबर लगाए गियर, तो गाड़ी आगे की तरफ गति करेगी। अपन उस गाड़ी का गियर है जिसको रिवर्स में लगाए तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन उस गाड़ी के गियर को अपन न्यूट्रल करके छोड़ दें, अब अपन गाड़ी को चालू करें, उसके कितने एक्सीलरेटर दें, लेकिन गाड़ी न तो आगे जाएगी न पीछे जाएगी। इसका मतलब गाड़ी कौन से गियर में है, न्यूट्रल में है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन किसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार की, अम्ल व क्षार की ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल तथा लवण बनते हो, उस अभिक्रिया को अपन कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और हर बार आती है, इसलिए याद करोगे। अब अपन देखते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने एक और अभिक्रिया देखी थी, जिस अभिक्रिया के अंदर इस चीज के बारे में जाना था अपन ने। तो अपन देखते हैं कि अपने पास में क्षार है NaCl, NaOH। NaOH है जो क्या है, क्षार है। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अपन ने कराई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। अब अपन देखेंगे NaOH था जो प्रबल क्षार था, HCl है जो प्रबल अम्ल है। इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास में 2 चीजें प्राप्त होगी। एक चीज प्राप्त होगी NaCl और दूसरी चीज अपने पास में प्राप्त होगी H2O, जो अपने अभिक्रिया के परिभाषा के अंदर अपने लिखा है कि इसके अंदर अपने को जल तथा लवण प्राप्त होते हैं। तो ये तो अपने को प्राप्त हुआ जल और ये अपने को प्राप्त हुआ लवण। इस अभिक्रिया को अपन कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन के अंदर अभिक्रिया का खूब महत्व है। जैसे अपन देखते हैं कि कभी कभी अपने शरीर में एक शिकायत रहती है एसिडिटी की। किसकी शिकायत रहती है, एसिडिटी। अब एसिडिटी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एसिड। तो एसिड का मतलब होता है अम्ल। जैसे अपन देखते हैं खाना खाते हैं, अपन खाना खाने के पश्चात अपने पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। जैसे अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था इससे पहले पाचन तंत्र, उसमें देखा था कि आमाशय के अंदर अपने HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में आए जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो भोजन किया और उस भोजन के साथ में अपन ने क्या कर लिया, अम्ल था उसको प्रचुर मात्रा में लिया। तो अपने पेट में HCl तो था और अपन ने क्या किया, अम्ल था जिसको अपने पेट के अंदर और लिया। इससे अपने शरीर में क्या हो गया, अम्ल की मात्रा थी जो बढ़ जाती है। तो अपने को शिकायत हो जाती है एसिडिटी की, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लता, यानी अम्ल का बढ़ना। तो इसके लिए अपन जिस दवाई का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है एंटासिड। दवाई का नाम क्या होता है, एंटासिड। मतलब इस शब्द को भी अगर अपन तोड़े तो इसके 2 शब्द बनते हैं, एंट प्लस एसिड, यानी एसिड का एंटी यानी सार लेते हैं अपन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियल है तो उससे एसिडिटी होती है। ये क्या करेगा, एंटासिड अपन ने लिया, सार लिया, ये सार जाके अपने पेट के अंदर क्या करेगा,
अम्ल है इसकी मात्रा को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे अपनी एसिडिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। ये थी अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर अपन अगले टॉपिक में कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इनको घर पे बैठे आप पढ़ते रहिए, कॉपी के नोट्स बनाइए, नोट्स बना के याद करो। और करने के पश्चात आपको जो यूट्यूब पे अपने वीडियो आ रहे हैं ये कैसा लग रहे हैं, लाइक कमेंट करते रहिए, अपने मित्रों के साथ इन चीज़ को शेयर करिए, जिससे वो भी घर बैठे जुड़ सके अपने से। धन्यवाद।